हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई आप लोग। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चली होगी। तो मेरा नाम है प्रभात और हम लोग क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में बात कर रहे थे गैल्वेनिक सेल्स के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल कैसे वर्क करता है, उसके फंडामेंटल्स क्या होते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसके बारे में बात कर ली थी। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और सेल पोटेंशियल क्या होता है। जैसे आप लोगों ने कई बार जब ये टॉपिक अगर अपनी बुक से पढ़ा होगा या कई बार पढ़ा होगा, तो ये टर्म गैल्वेनिक सेल में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसकी हेल्प से हम गैल्वेनिक सेल का पोटेंशियल कितना है ये फाइंड आउट करते हैं। पर इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ना हो पाने की वजह से हम सही से ये नहीं समझ पाते कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज है, वो कैसे आई है और किस तरह से वो गैल्वेनिक सेल के सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ सेल से कनेक्टेड होता है। जिसकी वजह से जो नॉर्मल सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो तो हमसे बन जाते हैं, बट अच्छे क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। तो उसी लिए मैं आपको बिल्कुल फंडामेंटल लेवल से बताने वाला हूं कि कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया, वो होता क्या है और कैसे वो सेल के ईएमएफ से कनेक्टेड होता है, ताकि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में गैल्वेनिक सेल के न्यूमेरिकल्स को बिना किसी भी समस्या के आराम से सॉल्व कर पाए। तो आज का लेक्चर पूरा देखिएगा ताकि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम अपना डिस्कशन आज का स्टार्ट करते हैं। चल, तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर समझना है तो पहले एक बार गैल्वेनिक सेल की वर्किंग रिकॉल कर लेते हैं। हालांकि मैंने प्रीवियस क्लास में बताई है, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्रॉपर्ली देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए गैल्वेनिक सेल कैसे काम करता है और उसके फंडामेंटल्स क्या होते हैं। बट अगर आपने वो वीडियो देखा हुआ है और आपको अच्छे से पता है कि गैल्वेनिक सेल क्या है, तो फटाफट उसकी वर्किंग रिकॉल करके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे हम लोग चलते हैं। तो देखो, गैल्वेनिक सेल हम लोगों को पता है एक्चुअल में एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है। मतलब यहां पर एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रही होगी, रिडॉक्स रिएक्शन से आने वाली एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन यहां पर हम लोग करा रहे हैं जिंक और कॉपर सल्फेट के बीच में। ठीक है, जिंक और कॉपर आयंस के बीच में एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें जिंक आयन अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके, जिंक एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक आयन में कन्वर्ट होता है और कॉपर आयन को इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर एटम में कन्वर्ट होते हैं। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब हर रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। वैसे ये ट्रांसफर हम लोग एक ही सोल्यूशन के अंदर कराते हैं, बट अगर हमें गैल्वेनिक सेल बनाना है तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हम लोग कराने के लिए अपने सेल को मॉडिफाई करते हैं और ये दोनों रिएक्शन अलग अलग कंपार्टमेंट में कराते हैं। तो अब उसी कंपार्टमेंट में होने वाली वर्किंग हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास दो कंपार्टमेंट होंगे, एक एनोड और दूसरा है हमारे पास कैथोड। एनोड कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड कंपार्टमेंट में रिडक्शन होगा। कैसे होता है वो एक मिनट के अंदर देख लेते हैं फटाफट। देखो, ये मान लो हमारी जिंक की रॉड है जिसे हम लोगों ने जिंक आयन के सोल्यूशन, जो कि जिंक सल्फेट सॉल्ट से बना हुआ सोल्यूशन है, उसमें डिप कर दिया है। अब जिंक की रॉड को जैसे ही जिंक आयन के सोल्यूशन में डिप करेंगे, जिंक के रॉड पर जो जिंक के एटम्स हैं वो ऑक्सीडाइज होने लगेंगे, वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करने लगेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो ये जिंक के एटम्स जो जिंक की रॉड पर कलेक्टेड थे या जिंक की रॉड जिन एटम से मिलकर बनी हुई थी, वो एटम्स अब इलेक्ट्रॉन लूज करने लगेंगे। तो ये एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करके सोल्यूशन में जाने लगेंगे और जो इलेक्ट्रॉन लूज करें इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन में नहीं जाते, इलेक्ट्रॉन रहेंगे मेटल के ऊपर, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन्स का एक गुड कंडक्टर है। तो बाकी बची हुई जिंक की रॉड पर ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं और क्योंकि जिंक की रॉड इलेक्ट्रॉन का कंडक्टर होती है तो ये इलेक्ट्रॉन जिंक की रॉड के थ्रू मूव करना स्टार्ट कर देते हैं एक्सटर्नल सर्किट में। और एक्सटर्नल सर्किट में मूव करते हुए ये पहुंच जाते हैं दूसरे इलेक्ट्रोड पर, कॉपर के इलेक्ट्रोड पर। और कॉपर के इलेक्ट्रोड पे जैसे ही जिंक आयन जाएंगे, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये कॉपर की रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और इस कॉपर के रॉड को हम लोगों ने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर डिप करा हुआ है। तो ये जो सोल्यूशन ब्लू कलर का आप देख रहे हैं इसमें कॉपर आयन प्रेजेंट है। तो जैसे ही इन कॉपर आयंस को दिखेंगे कि इस रॉड पर नेगेटिव चार्ज आ गया है, ये कॉपर आयन इन इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। तो ये कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे कॉपर एटम हमारे कॉपर रॉड के ऊपर डिपॉजिट होने लगता है। तो कुल मिला के ये रिएक्शन हुई कि जिंक ने एनोड पर इलेक्ट्रॉन लूज करे और जिंक आयन में कन्वर्ट हो गया और कैथोड में, जो कैथोड वाला कंपार्टमेंट है, उसमें कॉपर आयंस ने इलेक्ट्रॉन गेन करे और ये कॉपर एटम में कन्वर्ट हो गए। अच्छा, ये जो बीच में हम लोग इस तरह का वी शेप देख रहे हैं, ये वी शेप क्या है? ये एक्चुअल में सॉल्ट ब्रिज है।
इसका काम होता है दोनों सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखना, जिसके बारे में प्रीवियस क्लास में बहुत डिटेल डिस्कशन करा है। जरा सा भी डाउट है तो देख लेना, अगर सॉल्ट ब्रिज पे कमांड नहीं है, बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से मैंने वहां पर सब बताया हुआ है। ठीक है, आपको एकदम फंडा क्लियर हो जाएंगे। चलो, तो इस तरह से ये रेडॉक्स रिएक्शन अलग अलग कंपार्टमेंट में होती है और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो हुआ है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, याद रखना एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा। और ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग अलग कंपार्टमेंट में हुए हैं ना, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू हुआ है और एक्सटर्नल सर्किट में अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगेगा। तो इस तरह से हम लोग एक रिडॉक्स रिएक्शन से सेटअप को मॉडिफाई करके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक्सटर्नल सर्किट में कराते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट फ्लो करने लगता है। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करेंगे गैल्वेनिक सेल में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एनोड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ऑक्सीडेशन की वजह से और कैथोड इलेक्ट्रॉन गेन करेगा रिडक्शन होने की वजह से, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट फ्लो होगा। तो करंट हमेशा कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो होगा। तो ये पूरी वर्किंग होती है एक्चुअल में हमारे गैल्वेनिक सेल के अंदर, और इस तरह से इस पूरी रिडॉक्स रिएक्शन से सारा का सारा काम हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये सॉल्ट ब्रिज था। सॉल्ट ब्रिज से आने वाले आयंस एक्चुअल में सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना के रखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब इस प्रोसेस में जिंक एटम लगातार, जिंक की रॉड लगातार अपने एटम लूज करती चली जा रही है, क्योंकि जिंक आयन बन रहे हैं, और जिंक आयन बनेंगे तो धीरे 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 जिंक की रॉड के एटम्स आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जिंक की रॉड को डेप्रिशिएट कर जाना चाहिए, उसे छोटा हो जाना है, छोटा हो जाना चाहिए या पतला हो जाना चाहिए। और कॉपर की रॉड पे कॉपर के आयंस आकर डिपॉजिट होते जा रहे हैं कॉपर के एटम के फॉर्म में, तो धीरे धीरे कॉपर की रॉड को मोटा हो जाना चाहिए। तो देखो एक्चुअल में जब ये सेल वर्क करने लगेगा तो हमें कुछ इस तरह का एट लास्ट जिंक की रॉड और कॉपर की रॉड मिलेगी। कॉपर की रॉड और ज्यादा थिक हो चुकी है, हम लोगों ने इस्तेमाल इतनी करी होगी, लेकिन ये मिल हमें इतनी गई है, ज्यादा इसके ऊपर कॉपर एटम डिपॉजिट हुए हैं सोल्यूशन से आकर। और जिंक की रॉड थिन हो गई है क्योंकि धीरे धीरे जिंक की रॉड के एटम्स जिंक आयन में कन्वर्ट हो गए और सोल्यूशन में चले गए। तो ये पूरा गैल्वेनिक सेल की वर्किंग होती है। अब देखो, हमें एक बात तो पता है कि किसी भी सेटअप में अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ होता है। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ ही फ्लो करते हैं। ये फंडामेंटल हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। अब अगर इस गैल्वेनिक सेल में भी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं हमारे एनोड से कैथोड की तरफ, तो इसका मतलब है इनका भी पोटेंशियल होगा, एनोड का भी कोई पोटेंशियल होगा, कैथोड का भी कोई पोटेंशियल होगा, और इन दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस होगा, तभी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, तभी करंट का मूवमेंट हो रहा है। तो इसी पोटेंशियल को हम लोग बोलेंगे, इंडिविजुअल पोटेंशियल को बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम लोग उसी के बारे में आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअल में ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक इलेक्ट्रोड का, जो हम लोग गैल्वेनिक सेल में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक इलेक्ट्रोड के पास पोटेंशियल आया कैसे, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करना जरूरी है। और फिर इसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते कैसे हैं। तो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो खुद एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसे डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। और ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द मेटल पीस ऑफ इलेक्ट्रोड, जो भी आपने इलेक्ट्रोड लिया है, चाहे वो एनोड हो चाहे वो कैथोड हो, उसका जो मेटल पीस है हमें वो लेना है, और उस मेटल पीस का जो इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट आयंस है उसके उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्योंकि हम एक इलेक्ट्रोड का निकाल रहे हैं, ठीक है, या तो सिर्फ एनोड का निकालेंगे या सिर्फ कैथोड का निकालेंगे, तो इसे हम लोग बोलेंगे सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है मैं फिर से बता दूं, याद रखिएगा, अगर गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोड्स के बीच में होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं एनोड से कैथोड के बीच में। तो जो पोटेंशियल एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का होता है उसे हम लोग बोलते हैं सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये पोटेंशियल आया कहां से, तो मैं यहां पर वही आपको डिफाइन करूंगा कि पोटेंशियल आया कहां से। तो नोटिस करना, हम लोगों ने क्या करा है, एक मेटल की रॉड को, जैसे जिंक या कॉपर की रॉड को, उसके आयंस के सॉल्यूशन में डिप कर दिया है। अब चाहे हम जिंक की रॉड डिप करें चाहे कॉपर की रॉड डिप करें, जब गैल्वेनिक सेल वर्क करता है तो हमारी रॉड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे पिछले केस में जिंक ने जब इलेक्ट्रॉन लूज करे थे, याद करो, तो इलेक्ट्रॉन जिंक के पास थे, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन लूज हुए थे तो इलेक्ट्रॉन जिंक की रॉड पर थे,
और ये इलेक्ट्रॉन धीरे 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 मूव करके कॉपर की रॉड पर पहुंच रहे थे। ठीक है, देखो ये जिंक एटम थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज करा और ये इलेक्ट्रॉन जिंक की रॉड के ऊपर थे और लगातार जिंक के एटम लूज होते रहेंगे तो जिंक की रॉड पर इलेक्ट्रॉन लगातार मोशन करने के लिए बने रहेंगे, लगातार वो एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो होते रहेंगे, पर उसी के साथ साथ जिंक एटम जिंक आयन में कन्वर्ट होते रहेंगे लगातार, तो नए नए इलेक्ट्रॉन बनते रहेंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर प्रेजेंट होंगे जिंक की रॉड के ऊपर। तो देखो ये जिंक की रॉड पर इलेक्ट्रॉन थे, अगर मान लो ये कॉपर होती तो वही इलेक्ट्रॉन कॉपर की रॉड के ऊपर पहुंच गए थे। तो हमारी जो मेटल की रॉड है उस पर नेगेटिव चार्ज का एक्युमुलेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, यानी मेटल की रॉड अगर हमारे पास है, ये मान लीजिए हमारी मेटल की रॉड है या हमारे इलेक्ट्रोड की रॉड है, तो इलेक्ट्रोड की रॉड पर नेगेटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रोड हम लोगों ने डिप कर रखा है आयंस के सॉल्यूशन में। तो इन आयंस में जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो पॉजिटिव आयंस अपने आप ही इस इलेक्ट्रोड को चारों तरफ से घेर लेंगे। यूजुअली ये मेटल के ही पॉजिटिव आयंस होंगे क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन हमने मेटल का बनाया है। तो नोटिस करो जब ये मेटल आयन एक दूसरे के अगल बगल आ जाएंगे, मेटल आयंस पॉजिटिव आयंस जो हैं ये जब हमारे मेटल की रॉड के नेगेटिव चार्ज के पास एक्युमुलेट हो जाएंगे, ठीक है, तो नोटिस करो एक तरह से दो लेयर्स बन रही है जिनमें से एक पॉजिटिवली चार्ज लेयर है और एक नेगेटिवली चार्ज लेयर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कैपेसिटर में होता है। बिल्कुल वैसे ही ना, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेटेड है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेटेड है, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिसे आप कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस बोलते थे। कुछ वैसे ही तो हो रहा है यहाँ पर कि एक तरफ पॉजिटिव लेयर एक तरफ नेगेटिव लेयर, इनके बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस है, तो यहाँ पर इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा फाई बोलते हैं या हम लोग बोलते हैं सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इस तरह से एक्चुअल में आयंस और मेटल की रॉड के बीच में जो नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट हुआ है मेटल के रॉड पर, उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बोलते हैं। कई लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल आया कैसे, बस हम लोगों ने रट्टा मार दिया होता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और बस उसको फॉर्मूला में यूज करने लगते हैं। तो इसलिए फंडामेंटल लेवल पे जब कई बार आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो बहुत दिक्कत आती है। तो आई होप ये आइडिया आप लोगों को समझ में आया कि एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या चीज होती है। जो हमारे मेटल के आयंस हैं और उस मेटल की रॉड को जिस आयन के सोल्यूशन में डिप करा है, उनके नेगेटिव चार्ज हो जाने की वजह से, मेटल रॉड के नेगेटिवली चार्ज हो जाने की वजह से और मेटल आयंस के पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से दो लेयर्स बन जाती है एक दूसरे के अगल बगल, और इन लेयर्स के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन आपको एक बात यहां पर मैं मेंशन करना चाहूंगा, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है गैल्वेनिक सेल में। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के जो भी एक्सपेरिमेंटल तरीके हमारे पास हैं, वेदर वो गैल्वेनोमीटर हो, ठीक है, तो ये जो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो डिवाइसेस होती हैं, जो हमारे फिजिकल डिवाइसेस हैं जो पोटेंशियल मेजर करती हैं, एक्चुअल में ये दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकती हैं। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो मेटल आयंस की लेयर और जो मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट हुआ है उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब जो गैल्वेनोमीटर है ना, उसे हम लोग इन दोनों के बीच में लगा ही नहीं सकते, ऐसा कर ही नहीं सकते कि गैल्वेनोमीटर हम लोग ले लें और गैल्वेनोमीटर को इन दोनों के बीच में हम लोग पुट कर दें, जिससे गैल्वेनोमीटर ये सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें बता पाए। क्यों? क्योंकि ये मेटल आयंस लगातार मोशन में होते रहते हैं, ये मूव करेंगे, इनकी जगह नए आयंस लेंगे, क्योंकि इनमें एक रैंडम मोशन होता रहता है। भले चाहे अट्रैक्शन फोर्सेस की वजह से अट्रैक्टेड है, लेकिन इतने भी ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं होते कि वहीं स्थिर रहे या वहीं पर एक्युमुलेटेड नहीं, लगातार मोशन करते रहते हैं और नए नए M+ पार्टिकल्स यहाँ पर उनकी जगह लेने आते रहते हैं पुराने पार्टिकल्स की। तो हम लोग ऐसा कर ही नहीं पाएंगे कि गैल्वेनोमीटर सेट कर दे और हमें पोटेंशियल डिफरेंस की एग्जैक्ट रीडिंग मिल जाए, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक्सपेरिमेंटली इम्पॉसिबल है कि हम लोग एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, इंडिविजुअल पोटेंशियल फाइंड आउट कर पाए। इसका जो एक और रीजन है, ये तो मैंने जो आपको फिजिकल प्रॉब्लम था वो बता दिया। दूसरा रीजन है कि किसी भी गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट तभी होता है जब एक कंपार्टमेंट एनोड हो और एक कंपार्टमेंट कैथोड हो, यानी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कंपार्टमेंट के बीच में होता है। तो अगर आपने ऑक्सीडेशन में जो इलेक्ट्रोड लिया है या जो रिडक्शन कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रोड लिया है, इंडिविजुअली उसका पोटेंशियल निकालना चाहोगे तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि याद रखो, रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव ही तब करेंगे जब रिडॉक्स रिएक्शन पूरी हो रही होगी। अकेले ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता, अकेले रिडक्शन भी पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए कभी भी एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल
थ्योरेटिकली हम लोग इसीलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि गैल्वेनिक सेल में एक सिंगल इलेक्ट्रोड या तो ऑक्सीडेशन कर रहा होगा या सिर्फ रिडक्शन कर रहा होगा, लेकिन जब तक ये दोनों प्रोसेस एक साथ कनेक्टेड नहीं होंगे तब तक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा तो आप पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर नहीं कर पाओगे। तो ये रीजन प्रॉपर्ली यहाँ पर बता दिया गया है कि एक्चुअली में अकेले ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कभी होता ही नहीं है। तो एक्सपेरिमेंटली एब्सोल्यूट वैल्यू सिंगल इलेक्ट्रोड की इसीलिए निकाल पाना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंडिपेंडेंटली जो हाफ सेल क्या होते हैं जिनमें या तो अकेले ऑक्सीडेशन हो रहा हो या अकेले रिडक्शन हो रहा हो, उनको नाम बोलते हैं हाफ सेल। वो अकेले कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन क्या निकाल सकते हैं, वी कैन डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल्स। दो हाफ सेल्स अगर हमारे पास है, यानी एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक में रिडक्शन, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं। तो मैं बताऊं, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बेसिस पर हम लोग एक्चुअल में थ्योरेटिकल एडवांसमेंट करके और थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स को मॉडिफाई करके सिंगल इलेक्ट्रोड के रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए हमें दो हाफ सेल कनेक्ट करने ही पड़ेंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या करा, एक स्टैंडर्ड हाफ सेल बना लिया जिसे हम लोग SHE बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और इसकी हेल्प से हम लोगों ने बाकी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल निकाले और उन अकेले इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग बोलेंगे, जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन उसे डिस्कस करने के लिए जरूरी है एक बात को समझना कि सेल का पोटेंशियल क्या होता है। देखो थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट में बात साफ साफ मेंशन है कि दो अगर हमारे पास हाफ सेल्स है, एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है एक में रिडक्शन, तो अपने आप इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऑक्सीडेशन से रिडक्शन की तरफ होने लगेगा। अगर हमारे पास एक ऑक्सीडेशन कंपार्टमेंट रिडक्शन कंपार्टमेंट है तो अपने आप इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऑक्सीडेशन से रिडक्शन वाले कंपार्टमेंट की तरफ होने लगेगा। तो इसके बीच में अगर मैं गैल्वेनोमीटर लगा लूं, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तभी तो इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव कर रहे हैं। तो अगर मैं यहां पर गैल्वेनोमीटर लगा दूं तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पता चल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही माइग्रेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने के लिए पूरे सेल का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं ये जानना जरूरी है इसी हमारे। तो इसलिए अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल क्या होता है, बड़ी सिंपल सी बात है। सेल पोटेंशियल को एक बात आपको मैं बता दूं, इट इज ऑल्सो नोन एज EMF ऑफ सेल। आप चाहे सेल पोटेंशियल बोलो या EMF ऑफ सेल बोलो, दोनों का मतलब सेम है। और EMF का मतलब फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। इसी वजह से सेल पोटेंशियल को E लेटर से सिंबल देते हैं। और अगर मुझे कभी भी EMF ऑफ सेल निकालना है तो EMF ऑफ सेल क्या है, सेल का पोटेंशियल या सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मुझे E सेल निकालना है तो दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस ले लें। एक इलेक्ट्रोड कैथोड होगा, एक एनोड होगा, तो हम लोगों ने बस फॉर्मूला क्या बोल दिया, E कैथोड माइनस E एनोड। अब ये नॉट क्या लगे हुए हैं एक्चुअल में, ये नॉट रिप्रेजेंट करते स्टैंडर्ड कंडीशन। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बना है एक्चुअल में स्टैंडर्ड कंडीशन के। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, स्टैंडर्ड कंडीशन में जो कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों ने सेल के अंदर इस्तेमाल करा है आयंस का, वो 1 मोल पर लीटर ही होना चाहिए या 1 मोलर होना चाहिए। अगर कोई गैस यूज करी है तो उसका प्रेशर 1 atm होना चाहिए और टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए। पर जैसा आपको समझ में आ रहा होगा कि हर बार स्टैंडर्ड कंडीशन में हम वर्क करें ऐसा जरूरी नहीं है। तो नॉर्मल कंडीशन में हम लोग जब भी EMF ऑफ सेल निकालेंगे तो नॉट नहीं लगाएंगे। नॉट का स्ट्रिक्टली मीनिंग होता है कि हम लोग डील कर रहे हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो सिर्फ आप फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे, E कैथोड माइनस E। लेकिन यहीं पर मैं कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ 7 स्टार नोट्स आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। ये नोट जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो लेट मी टेल यू दोज नोट्स, ठीक है। ये नोट्स मैं आपको बता दूं क्योंकि ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है अगर हमें इन टॉपिक्स को और अंडरस्टैंड करना है, EMF ऑफ सेल को अगर और अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। और EMF की हेल्प से हमें यही समझना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का, एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालेंगे कैसे। थ्योरेटिकली वो इम्पॉसिबल है, तो हम लोगों ने कुछ मॉडिफिकेशन करे हैं
ठीक है, जो भी हमें रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं उन रिस्ट्रिक्शंस को हमने अपने यूटिलाइजेशन के लिए कन्वर्ट कर लिया है और एक नए तरीके की हेल्प से हम लोग सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालेंगे एसएचई की हेल्प से, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और अगर ये वर्ड आपने सुना है या आपने पढ़ा है तो आपको पता चला होगा कि कई बार प्रॉब्लम आई होगी उसको समझने में। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको कवर करूंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आपको बता दूं कि सेल पोटेंशियल में जब कभी भी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि ई सेल में हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेना है कैथोड का माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें लेना है एनोड का। तो यहां पर मैं मेंशन करना चाहूंगा कि ये जो ई कैथोड है ये एक्चुअल में क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है एनोड का, सॉरी कैथोड का। और ये जो ई एनोड लिखा है ये हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ऑफ एनोड। लेकिन टू बी मोर स्पेसिफिक, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पे बता दूं ये जो पोटेंशियल होते हैं इन्हें रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये रिडक्शन वर्ड मैंने क्यों यूज करा, क्योंकि देखो एक गैल्वेनिक सेल में जो भी हम लोग इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो जिंक यूज करे, चाहे वो कॉपर यूज करे, चाहे वो हाइड्रोजन यूज करे, चाहे आयरन यूज करे, एक इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन भी परफॉर्म कर सकता है, रिडक्शन भी परफॉर्म कर सकता है दूसरे इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो क्योंकि एक इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन की भी पॉसिबिलिटी होती है, रिडक्शन की भी, तो हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल का एमएफ निकालने के लिए रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड मान लिया है कि जब भी आपने पोटेंशियल मेजर करने हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल ही मेजर करो। यानी चाहे एनोड हो चाहे कैथोड, एनोड में बाय डिफॉल्ट ऑक्सीडेशन हो रहा होगा बट फिर भी हम उसका रिडक्शन पोटेंशियल ही मैथमेटिकली निकालेंगे। ठीक है, तो ई सेल कैसे निकालना है हमें, तो ई सेल होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। यहां पर मैंने आपको बता दिया कि इधर जो हमारा कैथोड होगा, ठीक है, ये स्ट्रिक्टली क्या लेना है हमें, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है हम लोग, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। और ई एनोड भी क्या लेना है हमें, ये भी हमें लेना है रिडक्शन पोटेंशियल या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ। ठीक है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है एक ही इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और एक ही इलेक्ट्रोड का रिडक्शन भी हो सकता है। तो यहां पर एक दूसरा 7 स्टार में नोट आपको बताना चाहूंगा, ये आपको ध्यान रखना है, जो आपको सिंगल इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं उसको फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा और बहुत सारी न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करने में हेल्प करेगा कि फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रोड, अगर मान लो हम एक सिंगल इलेक्ट्रोड के साथ काम करें तो सिंगल इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होगा और रिडक्शन पोटेंशियल भी होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन भी परफॉर्म कर सकता है और रिडक्शन भी परफॉर्म कर सकता है, डिपेंड करता है वो किसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक पर्सन जिसकी हाइट 5 फुट 10 इंच है, तो अगर कोई 6.5 फीट का बंदा उसके सामने है तो उसकी हाइट उसके रिस्पेक्ट में कम होगी, और अगर कोई 5 फुट 5 इंच का पर्सन उसके सामने खड़ा है तो उसकी हाइट उससे ज्यादा होगी। यानी एक बार 5 फुट 10 इंच का पर्सन शॉर्टर भी है और एक बार क्या भी है, टॉलर भी है। लेकिन ये सब किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक दूसरे कंपैरिजन के रिस्पेक्ट में। इसी तरह से एक इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन भी परफॉर्म कर सकता है और रिडक्शन भी परफॉर्म कर सकता है, बशर्ते दूसरी चीज उसके साथ क्या कनेक्ट है वो हमें बताओ। तो एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं और रिडक्शन भी। लेकिन यहां पर मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूंगा, एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है और जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए। चाहे सिंगल इलेक्ट्रोड कैथोड हो चाहे सिंगल इलेक्ट्रोड एनोड हो, ठीक है, तो आपके कैथोड या एनोड का जो भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो उसके रिडक्शन पोटेंशियल के एडिटिव इनवर्स के बराबर होगा, कुल मिला के माइनस से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने आपको आयरन आयन का ये रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया, लेट्स से x वोल्ट, पोटेंशियल है तो वोल्ट में ही मेजर करोगे। अच्छा, ये कैसे पता चला ये रिडक्शन है, क्योंकि देखो इस सिंबल जो दिया है ना, इस सिंबल में मैंने लिखा है Fe2+, फिर एक लाइन ड्रॉ करी है और फिर Fe लिखा है। तो एक्चुअल में इस सिंबल को रीड करा जाता है हमेशा लेफ्ट टू राइट, और लेफ्ट टू राइट में अगर रिडक्शन हो रहा है तो इसे रिडक्शन पोटेंशियल मानेंगे, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मानेंगे। तो ये नोटिस करना, ये क्या लिखा हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ।
अगर मैं इसी में आपसे सवाल पूछूं कि मेरे भाई आप ये बताओ आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, तो देखो ये देखो लेफ्ट टू राइट सिंबल को रीड करोगे तो आयरन एटम आयरन 2+ आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं, इट मींस इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो अगर आपको ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है तो बस इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है आयरन का उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो -x वोल्ट हो जाएगा। अब ये बात मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि कुछ बुक्स में जो ई सेल का फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से लिखा होता है, ई कैथोड प्लस ई एनोड, और जब ये प्लस करके लिखा होता है तो कई बार बच्चे घबरा जाते हैं, कहते हैं सर कभी ये माइनस है कभी ये प्लस है, तो क्या करना है हमें। एक्चुअल में जो प्लस वाला फॉर्मूला है उस केस में क्या होता है, कैथोड का तो हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं, लेकिन एनोड का हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब आप एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के साथ काम कर रहे हो। तो कई बच्चों को ये पता ही नहीं होता है, इस गलती की वजह से आप गलत फॉर्मूला यूज कर लेते हो या कंफ्यूज हो जाते हो कि कब प्लस वाला यूज करना है कब माइनस वाला, तो वो यहां पर आप बड़े अच्छे से याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है। अब देखो प्लस वाला कैसे आया, अरे देखो यार ये जो फॉर्मूला लिखा है ना ई एनोड, इस ई एनोड में एक्चुअल में हमें क्या लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। ठीक है, ई एनोड यहां पर क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है एनोड का, और ई कैथोड क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है कैथोड का। अब जरा सोचो ये जो माइनस ई एनोड है रिडक्शन पोटेंशियल, ये एक्चुअल में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के इक्वल आएगा ना। एक मिनट बैक स्क्रीन पे चल रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, देखो सुनो, सिंपल सी बात है, जो ई एनोड लिखा है अगर ये रिडक्शन वाला लिखा हुआ है एनोड के लिए और ये माइनस साइन के साथ है, तो अपने आप ही ये किसके इक्वल होगा, ई जो भी एनोड पर इलेक्ट्रोड है, ठीक है, उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के तो इक्वल आएगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रोड के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल में माइनस से मल्टीप्लाई करके रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाता है। तो हम लोग माइनस ई एनोड को जो कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसे एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में अगर लिखेंगे तो पॉजिटिव लिखेंगे, वही हमने यहां पर काम करा। इस माइनस इलेक्ट्रोड ऑफ एनोड की रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोगों ने प्लस के टर्म में रिप्लेस कर दिया। तो वेदर हम लोग, मैं आपको एक बात बता दूं, ज्यादातर हम लोग यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मोस्टली वी विल यूज दिस फॉर्मूला ओनली, लेकिन वो फॉर्मूला कई बार बच्चों को कंफ्यूज करता है, तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने आपको आइडिया बता दिया है कि क्या फंडामेंटल चलेगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बड़े अच्छे से पकड़ में आया है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में एक ही इलेक्ट्रोड के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल में क्या रिलेशन है ये भी पकड़ में आया है, और ईएमएफ ऑफ सेल जैसे हम सेल पोटेंशियल बोलते हैं वो क्या होता है ये समझ में आया है। देखो इन सबका मेन पर्पस क्या है आपको बताना, क्योंकि अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा एसएचईस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है उसके बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और उसी की हेल्प से कैसे हम लोग एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालते हैं, जबकि हम लोगों ने ये बोला है कि एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना गैल्वेनिक सेल में इम्पॉसिबल है, बट फिर भी कैसे निकालेंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अगर आपको चीजें अच्छे से नहीं पता है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, ठीक है, इन सारी चीजों को लेकर। आज के लेक्चर में नहीं रखेंगे। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, स्पेशली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आप ऐसे ही रफली बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हो, आपको अच्छे से समझ में आया वो कहां से आया है, वो होता क्या है, और उसे कैसे इवैल्यूएट करेंगे, इसका डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में होगा एसएचई के साथ। तो भाई जम के प्रिपरेशन करते रहिए, जम के रिवीजन करते रहिए, ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो आपको मिलते रहेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाए, और इसी तरह के वीडियोस एनिमेशंस की हेल्प से सारी चीजें आपको बताई जाएंगी ताकि आपको बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब अगर ना करा हो तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक ये वीडियोस रेगुलरली पहुंचते रहें और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि ये वीडियो नए नए वीडियो जो आ रहे हैं आपको तुरंत मिल जाए। बाकी लेक्चर के पीडीएफ नोट्स हमें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप चाहे तो अपनी नोट्स खुद बनाते हुए चलिए, चाहे तो आप वहां से उन्हें डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलेंगे इस क्लास में। बाय एवरीवन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।